का ऐसा जब हम नियंत्रण रख भोजन के लिए किया होगा। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हम क्या खाएं? कुछ उपवास करते हैं, कुछ एकादशन करते हैं, कुछ उपवास एकादशन नहीं करते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए ये भी उल्लेख उन्होंने किया है। तो उसमें ये कहा है कि विशेष रूप से भोजन को न करके केवल क्षुधा निवारण हेतु, क्योंकि आपको आगे वृत्ति बनना है और जिह्वा इंद्र को मजबूत करना है, तो ऐसा नीरस इत्यादि के खा ले चल जाएगा। तो इधर देखा पन्ना फेर करके, वहाँ पर ये लिखा था कि यह अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक दिन विशेष रूप से भोजन के पाबंदी के लिए कह रहे हैं, अन्य दिनों में क्यों नहीं? यह चूंकि अनुभूति है, प्रतिदिन नहीं कर सकता। प्रतिदिन गरिष्ठ आहार, योग्य आहार वो बना बना करके घर के सदस्यों को और स्वयं को सेवन करता रहता है। इसी प्रकार इसको पचाने के लिए क्या लेता है? तो उसमें लिखा तांबूल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसको आज आप लोग अपनी भाषा में पान खाना। ये पान क्या है? पान अर्थात पेय पदार्थ नहीं, किंतु भोजन करने के उपरांत उसको पकाना है, पचाना है, क्योंकि गरिष्ठ माल आपने ले लिया, खा लिया, और वो कैसे पचेगा? तो आप प्रयोग करिए। तो यह उसमें एक चूना है, कट्टा है, पान का पत्ता तो मूल है। तो अब उन्होंने यह अष्टमी और चतुर्दशी नहीं करना, उसके दिन ये नहीं करना, और उस दिन भोजन भी हल्का फुल्का लेना अनिवार्य, तो ले लो, नहीं तो उपवास कर सकते हो। ये देख करके हमने सोचा कि पान को वहाँ पर भी रखा है। दूसरा, वहीं पर पान के साथ साथ उन्होंने नश्चादीनम कहा है। नशा का अर्थ ये होता नशा नहीं, किंतु उसके सेवन करने से नाक संबंधी, कंठ संबंधी, पाचक नलियों के संबंधी जो कोई भी रोग पनपता हो, खबरदार वह कभी भी पनपेगा ही नहीं है। कैल्शियम का संग्रह हो सकता है तो नहीं होगा, किंतु उसके जाने से, क्योंकि क्षार है वो, और क्षार है तो गांठ को भी गलाने की क्षमता रखता है। इसलिए गृहस्थ को कहा तुम तो ये भी लेते रहो, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तो कम से कम मत लेवो आहा। ये इसको पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि आपको अनुभूति के साथ साथ महाव्रत की शिक्षा भी मिल रही होती है। बाद में ऐसा नहीं, बाद में तो वृद्धावस्था है। पहले ऐसा करो, हाँ, उपवास करने का अभ्यास करो। दानम पूजा शील मुवासो चवविहान श्रावयानाम धम्म, ये श्राव के धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उधर हमारी दृष्टि चली गई ना नशानाम, ऐसे पदार्थों का भी उपयोग करना अनिवार्य है, जिसके द्वारा भीतर आपने स्वादिष्ट, गरिष्ठ, मिष्ट नहीं समझे ऐसे पदार्थों को सेवन किए हो, पचाएगा कौन?
उसके योग्य श्रम करो, उसके योग्य ये इन चीज़ों का सेवन करो। उन्होंने निषेध नहीं किया। लेकिन आजकल जो गुटखा गटका क्या आ रहे हैं, उस वो दृष्टि जैसी है, तो ये ऐसे ये नशीली नहीं है, तो यह अपने महान महान रोगों के उत्पादक है। कंठ के जितने भी रोग होते हुए देखने में मिलता है, वह तांबूल ले लेता है तो ऐसे वह 24 घंटा खाता रहता है, भोजन चलता रहता, उसके साथ में उसके रखे रहते। सोते तो मुंह तो है, सोने का अर्थ नहीं खाना ऐसा थोड़ी कहा गया। वो कहता है मुंह चलता रहे, जैसे सपन आते हैं उसी प्रकार खाता रहे। हा? ये गलत हुआ, ये अतिरेक हुआ, और पढ़े लिखे भी इसको ले रहे गड़बड़। अब कंठ के कैंसर जितने भी होते हैं, और वह पान गुटखा गटका इसी के कारण होते हैं। अब महाराज आशीर्वाद दे दो, हम ऐसे व्यक्ति के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो बातें हम कर रहे हैं, क्लियर एक मैसेज दिया जा रहा है कि पान के अंदर वो ताकत है कि गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को पचा सकता है, चाहे वो दाल हो, राजमा हो, छोले हो, नॉनवेज हो, मांस मछली अंडा हो। इस प्रकार के भोजन को पचाने की ताकत पान में होती है, क्योंकि पूरा पान एल्कलाइन होता है। और पान जो होता है उसका रिप्लेसमेंट लोगों ने जो गुटखे के रूप में किया, तो गुटखे का जो है, आवाज नहीं आ रही है, बोले मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सर, कि आवाज में कोई इशू है? जय भगवान जी, आवाज बढ़िया आ आ रही रही है है? इसमें आवाज तो। आवाज आ रही है। तो जिसको आवाज नहीं आ रही, हो सकता है कोई कनेक्शन का इशू हो। सो आवाज तो यहाँ पर आ रही है, सब कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पान के अंदर वो ताकत है। पान में चूना है, पान में कत्था है, पान में सौंफ है, पान में सुपारी है, पान में खोपरा है, पान में लौंग है, पान पान में इलायची है, और पान में गुलकंद है। और पूरा पान एक एल्कलाइन का बंडल है। पर अगर इसको खाया जाएगा तो कभी गठाने नहीं होंगी, खाना पच जाएगा, गठाने डिजॉल्व हो जाएंगी। कैंसर की गठानों को गलाने में भी पान के पत्ते का उपयोग हम कर रहे हैं, और कैंसर की गठाने गल रही हैं। सो जो है, क्षार जो होता है बड़ी से बड़ी गठान को गला देता है। ये बात हमने ऐसे संत के मुख से सुनी है जो देवतुल्य हैं, और जो जैन ग्रंथों में भी तांबुल वर्णित है। हम नवरात्रि में भी देखते हैं, माता जी का श्रृंगार जब होता है, साड़ी ओटी भरी जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है, तो उनके मुंह में जो है पान जो है वो रखा जाता है प्रसाद स्वरूप, जिसको मराठी में विड़ा बोलते हैं, विड़ा। तो ये जो है सनातन में भी हम देख रहे हैं कि पान को भगवान भी खा रहे हैं। सो पान जो है, बेशक तौर पे सभी जानते हैं एल्कलाइन है। और पान क्यों खाया जाता है, इसका भी वर्णन हमने अभी देखा, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है। तो पान जो खाना है, पान कब नहीं खाना, अष्टमी और चतुर्दशी को गरिष्ठ भोजन वर्जित कहा गया है ग्रंथों में, कि अष्टमी और जो है चौदस, उस दिन आप हल्का फुल्का भोजन लें, उस दिन आपको पान खाने की जरूरत नहीं है। ये भी बात बताई गई इस वीडियो में कि कुछ लोग दिन भर पान खाते रहेंगे, दिन भर गुटखा खाते रहेंगे, और रात को सोते सोते भी उनका मुंह चलता रहेगा। तो ये अतिरेक है, ये अति है, ये अतिशयोक्ति है। इस प्रकार के लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर बीमार होते हैं, और जो है बीमारी के चलते ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों को संत जो है वो भी जो है अपना आशीर्वाद नहीं देते। तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक मैसेज मिला है। जो पान की जो हम बात कर रहे थे हमारी मीटिंग्स में, आज मुनिवर ने भी उसको सत्यापित किया है इस वीडियो के माध्यम से, कि पान का वर्णन ग्रंथों में भी है, मतलब एल्कलिनिटी का वर्णन ग्रंथों में भी है, कि कैसे भी करके गरिष्ठ भोजन किया है, मसाले लिए हैं, प्रोटीन लिया है, राजमा लिया है, छोले लिए हैं, चना लिया है। अब इसको पचाएगा कौन, इसको पिघलाएगा कौन, तो वो ताकत पान में होती है। तो इस प्रकार का अगर हम भोजन करते हैं तो पान का सेवन अवश्य करना चाहिए। और पान पहले तो लोग अपने घरों में लगाते थे, या फिर पान इकट्ठे खरीद के लाते थे, और पूरा किट रहता था जिसमें चूना, कत्था, लौंग, इलायची, गुलकंद इत्यादि, काजू कतली, गुलाब कतरी सब रहता था। और पान जो है घर पे ही बना के खाया जाता था। उसके लिए पान की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। घर पे अगर पान है तो जितनी बार पान है उतनी बार पान खाया जा सकता है। लेकिन
लोगों ने पान को गुटखे से रिप्लेस कर दिया और जो है बीमारी, हेल्थ की जगह बीमारी आ गई। सो जो है 500 साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो है हाँ, पुष्पा जी के घर पर भी पान का बाड़ा है, पान होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज एसिडिटी, उस पर बात करते हैं जो है, ताकि ये पूरा पैकेज हो जाए। कल क्लोजिंग पे बात करेंगे, तो जो है कल हम मिलेंगे, कल बिजनेस पे बात होगी। एसिडिटी आज का जो सिग्नेचर टॉपिक, और इस टॉपिक से पहले हमने एल्कलिनिटी के बारे में बताया। एल्कलाइन क्या है, एल्कलाइन कितना ज़रूरी है। एक छोटा सा साधारण पान का पत्ता भी आपके जीवन में आपके को गांठों से मुक्त कर सकता है। इतनी ताकत पान में होती है क्योंकि पान एल्कलाइन होता है। यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई, तेजाब। एसिडिटी का मतलब ये सभी जानते हैं, तेजाब पिक्चर सबने देखी है। सो है ना, एसिड नहीं समझता इंसान लेकिन तेजाब समझता है, अम्ल नहीं समझता लेकिन तेजाब समझता है, क्योंकि माधुरी ने समझाया है तेजाब क्या होता है। सो तेजाब है ना, कब बढ़ता है इंसान के शरीर में जो तेजाब है, ये इसकी वृद्धि कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि जितने भी मसाले हैं सभी का पीएच जो होता है 4 से 5 के बीच में होता है। चाहे गरम मसाला हो, पत्थर के फूल हो, काली मिर्ची हो, जितनी भी ये मसाले आप देखते हैं, गरम मसाले, केरल के मसाले, अधिकतर मसाले जो है भारत से इंपोर्ट, भारत से जो है बाहर जाते हैं, है ना। मसाले खरीदने दुनिया भारत का मुंह देखती है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत में ही मसाले होते हैं। लेकिन सारे मसाले एसिडिक होते हैं। इसका औषधि के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर अननेसेसरी इनका डेली इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉडी के पीएच को बुरी तरह से करप्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। वक्त बेवक्त खाना, टाइमिंग का बड़ा महत्व है। हमने जब रामचरितमानस डिस्कस किया तब भी बताया था कि 7 बजे बाद अगर हम भोजन करते हैं तो फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण गलत टाइम पे किया हुआ सही भोजन होता है। तो सही भोजन सही समय पर अगर करेंगे तो गरिष्ठ भोजन करने का टाइम 4 से 6 बजे के बीच का होता है, ना कि हम 9, 9, 10, 10, 11, 11 बजे रात को भोजन करें। तो मिर्च मसालेदार भोजन खाने का समय एक्चुअली 4 बजे का है, 4 o'clock, 4 PM टू 6:30 PM। ये जो समय है ये गरिष्ठ भोजन का समय है। और उसमें भी अष्टमी और चौदस के दिन गरिष्ठ भोजन खाने का निषेध बताया गया है। बाकी दिन अनुमति दी गई है, तो अनुमति भी दी गई है, अष्टमी और चौदस के दिन निषेध भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि मिर्च मसालेदार और तला भुना भोजन शरीर में पीएच को घटा देता है, 3, 4, 5 कर देता है, और ये पीएच जो है आपकी बीमारियों का कारण बनता है। वक्त बेवक्त खाना उसमें से एक कारण है, और रोज रोज मसालों का सेवन उसमें से दूसरा कारण है। तो देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, फास्ट फूड की लत, आसानी से भारत में शहरों में खाना अवेलेबल है। छोटे छोटे गांव में भी हम देखते हैं तो दिन भर समोसा, तो दोपहर में आलू बड़ा, तो शाम को भजिया, ये बन ही रहा होता है। पूरे गांव के लोग मिलते हैं चौपाल पे, चाय की चुस्कियां मारते हैं, और इस प्रकार से भजिए, मिर्ची, आपका तेल, ये सब लोग, गांव के लोग भी भरपूर खाते हैं। तो एसिडिटी एक आम बीमारी बन चुकी है। इसके कारण कई बार हम देखते हैं कि मुंह में खटासपन आ जाती है। जब एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तेजाब, तो मुंह में जो है खट्टा लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, सारे वॉल खराब होने लगते हैं, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वीकनेस लगती है, आंखों में चश्मे लगते हैं, थकान लगती है, इम्यूनिटी पावर लो होता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर अल्कलाइन जितना ज्यादा रहेंगे उस पर डिपेंड करता है, लीवर पर डिपेंड करता है। लीवर जो बाइल जूस बनाता है उस पर डिपेंड करता है। बाइल जूस का पीएच 10 के ऊपर होता है। तो जितना ज्यादा हम एसिडिक होंगे उतना लीवर को काम ज्यादा करना पड़ेगा। लीवर भी खचता है, धीरे धीरे जो है खराब होता चला जाता है। पहले भी हमने बताया है लीवर की उम्र नहीं होती। लीवर जो होता है वो आपका 3 साल का होता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, लीवर की आयु जवान होती है, लीवर सदैव जवान होता है। लेकिन हम बार बार तेल, भजिया, मसाले और इस प्रकार के चीजें, सेव है, बर्गर है, ब्रेड है, इस प्रकार की चीजें खा खा के लीवर को डैमेज करते हैं, वीक करते हैं, बाइल जूस को कमजोर करते हैं। और उसके बाद फिर सारी चीजें होती हैं, लाइक गॉल ब्लैडर की पथरी होना, किडनी में पथरी होना, पैनक्रियास का निष्क्रिय हो जाना, फिर आपका खट्टी डकारें आना, फिर डायबिटीज हो जाना, नीचे गर्भाशय में अपेंडिक्स का बढ़ जाना, सूजन आ जाना, माताओं बहनों में जो है
गर्भाशय के अंदर बड़े बड़ी गांठें हो जाना, ये सारा कुछ होता है जब हम एसिड को बढ़ाते चले जाते हैं। तेल की चिकनाई जब पचता नहीं, जमता चला जाता है, तो गठानों का स्वरूप लेता है और पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब छाले घाव तक हो जाते हैं। तो दो प्रकार के एसिड है, अच्छा और बुरा। तो एसिड जो है वो तो नारियल पानी में भी है, लेकिन वो अच्छे एसिड की श्रेणी में आता है। जितने भी बीज होते हैं, सफेद तिल, सूरजमुखी, अलसी, सनफ्लावर, हरे कद्दू के बीज, ये अच्छे एसिड के रूप में आते हैं। इनको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, ये जो होते हैं। लेकिन जब हम फैट को गर्म कर देते हैं, जब खूब तेज गर्म करना तेल को, फिर उसमें सेव बनाना 340-400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब ये सारे पदार्थ बनते हैं, तब इसको क्रैक करने में लीवर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और नतीजा होता है हमारे बालों का झड़ जाना, हमारे को चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, फ्रोजन शोल्डर हो जाना, है ना, पेट में घाव हो जाना, ये सारा कुछ होता है जब हम बार बार जो है बाइल जूस के पीएच को कंप्रोमाइज करते हैं। सो एसिडिटी अच्छी है या बुरी है? बहुत बुरी है। एसिडिटी होने पर लोग एंटासिड की गोलियां लेते हैं, उन्हें लगता है कि परेशानी खत्म हो गई। बहुत सारी एंटासिड की गोलियां आती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की ये गोलियां बिक जाती है। डॉक्टर खुद ये गोलियां लिखते हैं, क्योंकि जब वो एंटीबायोटिक देते हैं, भयंकर रूप से एंटीबायोटिक्स भी एसिडिक होते हैं, तो पेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ असहजता ना आ जाए, इसलिए एंटी एसिड की गोलियां जो है वो दी जाती हैं। पेंटाप्रोपाजोल, रेबेप्रोपाजोल, इस प्रकार की जो प्रोपाजोल जिसमें लगता है, ये सारी जो चीजें हैं ये एसिड को जो है शमन करने के लिए दी जाती है। तो जो लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि ये पेट में तो एसिड बनता है, तो अल्कलाइन लेने से क्या होगा, तो ये फिर उन काबिल डॉक्टरों से पूछना चाहिए कि फिर एंटासिड की जो गोलियां हैं ये क्यों दी जाती हैं, पेंटाप्रोपाजोल क्यों दी जाती हैं। अगर पेट में तेजाब ही बनना है तो फिर इन गोलियों का क्या रोल है? तो ये गलत बातें जो लोग करते हैं उनके लिए सटीक जवाब है कि भाई, अगर पेट में दिन भर तेजाब बनता है तो फिर पेंटाप्रोपाजोल का इजाद ही क्यों किया गया है ना, इस केमिकल को क्यों पेट में डाला जाता है, भाई एसिड ही डालो। तो कहने का मतलब है गलत बातें का आंसर देते हमें आना चाहिए, नहीं तो ये गलत बातें फिर जो है हमें भी कंफ्यूज करती हैं और हमारा मोरल डाउन करती हैं। सो रिलीफ और क्योर में बड़ा फर्क है। एंटासिड आपको रिलीफ नहीं, रिलीफ दे सकता है, लेकिन क्योर, क्योर की बातें, एक किताब है बहुत अच्छी जिसपे हम बात करेंगे अब हमारे जो फिजिकल सेशंस खत्म होने के बाद, जिसका नाम है वाटर क्योर्स एंड ड्रग्स किल, है ना, पानी बचाता है, पानी जो है वो ठीक करता है, और जो है ड्रग्स जो होते हैं वो मार देते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपनी किताब रामचरितमानस इस महाग्रंथ में लिखा है, औषध खाए रोग घटे, मतलब औषधि खाने से रोग घटेगा, लेकिन रोग मिटे नहीं लिखा है। मतलब रोग जो है को अगर मिटाना है तो हमें सही दिनचर्या, है ना, समय पर खाना, समय पे व्यायाम करना और समय पर जो है सोना, ये तीनों चीजें अगर हम करेंगे तो ही जो है रोग मिटेगा, नहीं तो रोग घटेगा, है ना। सिर्फ कैंगन वाटर पिएंगे और लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो रोग घटेगा, मिटेगा नहीं। लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो गॉल ब्लैडर की पथरी भी चकनाचूर होकर निकल जाएगी, मिट जाएगी, किडनी की पथरी भी पेशाब से निकल जाएगी, पाइल्स भी ठीक हो जाएगा, फिशर भी ठीक हो जाएगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, रोग मिट जाएगा। लेकिन सिर्फ पानी पिएंगे, लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो रोग घट जाएगा, वापस आएगा थोड़े दिन के बाद। आप बोलेंगे मेरा पाइल्स ठीक हो गया, लेकिन वो 10 महीने 15 महीने बाद वो बाउंस बैक मारेगा वो पाइल्स। तो रोग घटेगा, मिटेगा नहीं। रोग को अगर मिटाना है तो थोड़ा सा दिनचर्या पे ध्यान देना होगा, 7-7:30 बजे के आसपास कंट्रोल करना होगा। अष्टमी के दिन, चौदस के दिन जो है खाना जो है हल्का खाना खाना होगा, ये सारी चीजें। अब जब हम वो जो लेंगे सनातन वाला टॉपिक, उसमें ये भी सब डिस्कस करेंगे। अभी बांझपन में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से दिन क्या खाना है, किस दिन उपवास करना है, किस दिन रुकना है। तिल का तेल भी हम बताते हैं तो लोग खाते हैं, तिल का तेल भी संडे को नहीं खाना है। तिल का तेल कभी भी रात को नहीं खाना है। तिल का तेल अमावस और पूनम को कभी नहीं खाना है। तो अमावस, पूनम, संडे और रात्रि को, और 11 और 14 इस दिन तिल का तेल नहीं खाना है ना, नहीं लेना है तिल का तेल, वो नुकसान पहुंचाएगा, एनर्जी को डाउन करेगा। तो इस बात को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि तिल का तेल किस किस दिन नहीं लेना है। संडे को बिल्कुल नहीं लेना है, रात को बिल्कुल नहीं लेना है, अमावस और पूनम को बिल्कुल नहीं लेना है, 11 और 14 को बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। तो एसिडिटी को छूमंतर करने के लिए आप जो दवाई लेते हैं वह असली प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके सिम्टम को कम करती है। हमें लगता है कि एसिडिटी गई, खट्टी डकारें बंद हो गई, लेकिन नहीं गई है, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है, सिर्फ जो है सिम्टम जो है उसको दबाया गया है। तो आपकी प्रॉब्लम जो की त्यों रहेगी, प्रॉब्लम दूर होने से रही। ठीक है। सो एसिडिटी क्या है, वजह क्या है, वह क्यों होती है? तो नेचर कहता है जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ, जानवर को कभी एसिडिटी नहीं होती, है ना। जानवर पत्ती खाता है। हमने अभी बीच में हमारा कुछ जंगल में प्रोग्राम था, तो हमने बंदरों को देखा,
और उसी से स्लाइड बनी। हर बंदर आ रहा था, झाड़ पे बैठ रहा था, मानो कोई फल था ना कोई फूल था, सिर्फ पत्तियां तोड़ तोड़ के बंदर खा रहे थे। और कब करीब करीब वो 2-3 घंटे तक उनका यही जो है ड्रामा चलता रहा। वो पत्तियों को तोड़ के खाते रहे, कभी पत्ती के 2 टुकड़े करते, कभी कोई बंदर बीच की डंडी खाता। मतलब हमने देखा पत्ती को खाने के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग बंदरों के हमने देखे कि बंदर किस तरीके से खा रहे हैं। कुछ उसकी सी बीच की डंडी खाता, कुछ बंदर सी पत्ती खाता, डंडी फेंक देता। मतलब बंदर को पता था, हर बंदर को, कि उसको कौन सी चीज किस चीज से मिलेगी। तो नेचर कहता है जंगल में रहो, कच्चा खाना खाओ, जानवर को एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि जानवर तेल नहीं खाता है ना, जानवर दूध नहीं पीता, इसलिए जानवर जो है उसको एसिडिटी कभी नहीं होती। ठीक है। तो जंगल की हवा भी अल्कलाइन होती है, ये भी हम देख चुके हैं। ओआरपी मीटर आप देखते हैं तो माइनस में चला जाता है, ये हम कई बार देख चुके हैं, इसके भी वीडियो मौजूद हैं। तो जंगल में जो बरसात होती है वह भी अल्कलाइन होती है, नदी झरने कुएं इन सबका पानी अल्कलाइन होता है, ये भी हम कई वीडियोस में दिखा चुके हैं आपको। सो ये सारी चीजें होती हैं। जंगल की बात अलग है, शहर की बात अलग है। हम शहर में रह रहे हैं, हमें पानी भी सरकार दे रही है, भोजन भी हम खरीद रहे हैं, किचन हमारा है, लेकिन सारी चीजें बाहर की हैं। दूध भी बाहर का है, दालें बाहर की हैं, आटा बाहर का है, हवा बाहर की है। हमारा किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है ना, कोई कंट्रोल नहीं है। हमें लगता है कि हमारा किचन है, हमारा बेडरूम है, हमारा सब कुछ है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। सारा चीज हमने खरीदा हुआ है, कुछ भी नेचुरली हमें नहीं मिल रहा है। सो एसिडिटी क्या है, उसकी वजह क्या है और क्यों होती है? तो पीएच को हम समझते हैं, इसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को समझते हैं। 7 पीएच के ऊपर सब कुछ अल्कलाइन होता है, और 7 पीएच के नीचे सब कुछ एसिडिक होता है। सो एसिडिटी क्या है, उसकी वजह क्या है, क्यों होती है? हमें सब कुछ अल्कलाइन ही चाहिए 7 पीएच के ऊपर, क्योंकि हमारे खून का जो पीएच है वो 7 के ऊपर है, 7.345 से 7.435, ये हमारे ब्लड का पीएच होता है। अगर मैं बार बार एसिडिक चीजें लूंगा तो ब्लड क्या करेगा, खुद को एल्कलाइन करने की कोशिश करेगा। बॉडी में 3 पीएच महत्वपूर्ण होते हैं, एक लार का पीएच, एक आपकी गर्दन में जो फ्लूइड बह रहा है रीढ़ की हड्डी में उसका पीएच, और तीसरा आपके खून का पीएच। तो खून जो है वो तो कैल्शियम ले लेता है पैर की हड्डियों से, इसलिए पहले पंजे दर्द करते हैं, फिर पिंडलियां दर्द करती हैं, फिर घुटने दर्द करते हैं, और अगर आप एसिडिक भोजन लेते रहें तो कमर में दर्द चालू हो जाता है, फिर इंसान लेट ही जाता है। लेकिन जो है आपका खून जो है वो तो कर लेगा, आपके हड्डियों में बहने वाला फ्लूइड वो भी अपने पीएच को मेंटेन कर लेता है, वो भी बार 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 कैल्शियम लेता रहता है बॉडी से, सेल से। लेकिन मुंह की लार जो होती है वो अपने पीएच को सही नहीं कर पाती। तो मुंह की लार अगर एसिडिक हो गई तो वो जो है अल्कलाइन चीजें लेने से ही वो लार अल्कलाइन बनेगी, नहीं तो वो लार अगर एसिड ही एसिड बनने लगा, अगर मेरी सूर्य नाड़ी ही चलने लगी, अगर चंद्र नाड़ी चलना बंद हो गई तो मैं बीमार हो जाऊंगा, है ना। जितनी भी औषधियां होती हैं वो रात को अपना प्रभाव छोड़ती हैं, जब चंद्रमा जब आता है, चंद्रमा जब आ जाता है रात को, तो वो उसके किरणों से, है ना, जड़ी बूटियों में औषधि गुण आते हैं। तो इसलिए चंद्रमा का आना, एल्कलिनिटी का होना जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए सारे उपवास जो होते हैं वो चांद को देख के छोड़े जाते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो ईद हो, चंद्रमा के प्रकट होने के बाद ही जो है उस चीज का उत्सव मनाया जाता है, उपवास को छोड़ा जाता है। तो चंद्रमा इतना वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि चंद्रमा रिप्रेजेंट्स अल्कलिनिटी, क्षारीयता, ठंडक, शांति, शीतलता, सौम्यता, और सन जो है, सूरज जो है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका जो है रजस, है ना, तीव्रता, उग्रता, आपका फायर। ये इसीलिए अभी तक साइंस ये पता नहीं लगा पाया कि बच्चे जो पैदा होते हैं, अधिकतर बच्चों का जन्म जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं वो रात्रि में ही होता है। आज तक विज्ञान इस बात का पता नहीं लगा पाया कि सूरज जब आता है, जो दोपहर में जो है, दिन में बच्चे नहीं पैदा होते। अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो नाइट में पैदा होते हैं, चाहे वो जानवरों के हैं चाहे इंसान के। ये बात अलग है कि इंसान ने मूरत वूरत टाइम टेबल जमा के वो चाहे जब बच्चे को बाहर निकाल लाता है ना। कई बार डॉक्टर बोलती है कि मुझे तो जाना है, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ये आज ही करवा लो डिलीवरी जो है। तो वो जो अपवाद अगर छोड़ दें तो नॉर्मल डिलीवरी जनरली जो है सूर्यास्त के बाद होती है। सो ये साइंस है। आज तक जो है इसका पता नहीं लगा कि ऐसा कैसे होता है कि चंद्रमा की प्रेजेंस में ही जो है बर्थ होती है। तो एसिडिटी क्या है, उसकी वजह क्या है, ये हम चीजें देख रहे हैं। शहर में जो हम पानी पी रहे हैं वो एसिडिक है, 5 पीएच, 6 पीएच, 6.9 तक भी एसिडिक है, बुरा असर डालता है, ब्लड को 7 के ऊपर चाहिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हवा, ये सारी चीजें एसिडिक हो गई हैं। जो लोग एयर कंडीशनर में रहते हैं वो बुरी तरह से उनका बॉडी डैमेज होता है ना। तो एयर कंडीशनर में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। जितना आप एयर कंडीशनर का यूज करते हैं उतना शरीर वीक होता जाता है, उतना इम्यूनिटी आपकी
खत्म होती चली जाती है। तो नॉनवेज आपका चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे एसिडिक होते हैं आपके, सभी चीजें एसिडिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अलग है, ग्रीन टी का माइनस में जाता है, लेकिन अगर चाय देखेंगे उसमें दूध की अगर अपन बात करें तो दूध की चाय एसिडिक होती है, कोल्ड ड्रिंक सारे एसिडिक होते हैं, दूध की कॉफी वो भी एसिडिक होती है, तेजाबी होती है, नॉनवेज सारा एसिडिक होता है। और जो है पत्तियां जितनी भी संसार में सारी अल्कलाइन होती हैं, चाहे वो पीपल का पत्ता हो, पान का पत्ता हो, कड़ी पत्ता हो, धनिया पत्ता हो, जितने भी पत्ते हैं सारे के सारे पत्ते अल्कलाइन होते हैं। चावल अल्कलाइन होता है, बाजरा अल्कलाइन होता है, ज्वार अल्कलाइन होती है, गेहूं एसिडिक होता है ना। तो एसिडिटी क्या है, उसके कारण क्या है, जब इतना एसिड बॉडी में जाएगा तो बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब बॉडी का पीएच बार बार डिस्टर्ब होगा, कम होगा, तो सेल खराब होने लगेंगे, सेल का स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा, किडनी का स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा, किडनी से प्रोटीन जाने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा, जो है चेहरे पे झुर्रियां आना, कमर में दर्द होना, ये सब चीज बताती है। मोटापा आ जाना, हमने मोटापे पे भी बात की थी, वेट लॉस पे तो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं है, एसिड ही माना गया है। अगर 10 किलो कोई मोटा है तो 8.4 किलो उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड को केमिस्ट्री और फिजिक्स ने एसिड बताया है। तो हमारे पूरे जो ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स का एक पीएच होता है। लार का पीएच 6 के ऊपर होता है। इधर हम देख रहे हैं कि आपका जो पेट जो है उसका पीएच जो है एसिडिक होता है। दो चीज एसिडिक होती है हमारी बॉडी में, स्टमक और उसके बाद आंतों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पेट की बात कर रहा हूँ। आंतें सारी अल्कलाइन होती है, लेट्रिन अल्कलाइन होती है, बाथरूम एसिडिक होती है ना। तो एसिडिक क्या क्या होता है, चमड़ी भी एसिडिक होती है। इसीलिए जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो चमड़ी पे भी भभूत लगा लेते हैं, क्योंकि भभूत अल्कलाइन होती है। महिलाओं में 3 चीजें एसिडिक होती हैं, एक तो स्टमक, एक चमड़ी और एक तो उनका मूत्र संस्थान। ये 3 चीजें उनकी बॉडी में एसिडिक है। और जेंट्स में जो है 2 चीजें एसिडिक है। सो ये जो है बाकी हर चीज का पीएच यहाँ पर दिखाया गया है। हार्ट को 7.4 चाहिए, पैनक्रियास को 8.2 चाहिए, सभी चीजों को इसका पीएच, सभी पूरे बॉडी के हर ऑर्गन को पीएच 7 के ऊपर चाहिए, तभी वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। नहीं तो जो है रोग पे रोग आते रहेंगे, रोग बढ़ते चले जाएंगे। तो एसिडिटी के 3 मेजर वजह हमने देखी, 3 मेजर टाइप ऑफ पीएच हमने अभी डिस्कस किया। स्पाइनल कॉर्ड का पीएच, ब्लड का पीएच, सलाइवा मतलब मुंह की लार का पीएच। और हमने ये भी अभी क्लियर किया कि सलाइवा का पीएच जो है वो एल्कलाइन चीजों से बैलेंस होता है। बाकी ब्लड और स्पाइनल कॉर्ड ये अपना पीएच कभी ड्रॉप नहीं होने देते। ब्लड का पीएच गिर गया तो जो है एसिडिक ब्लड जो है वो कैंसर का कारक बनेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड का पीएच अगर गिर गया तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सारी नसों को दबाने लग जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 2 पीएच हैं ये जनरली जो है बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है ऑटोमेटिकली। और जो है सलाइवा का पीएच जो है वो हम जब धनिया खाते हैं, हम एल्कलाइन पानी लेते हैं, पान लेते हैं, तो ये जो है सलाइवा हमारा एल्कलाइन हो जाता है। इसीलिए जो है जब भी हम कुछ खाते हैं तो मुंह में लार बनती है, हम देखते हैं, है ना। तो यूरिन का पीएच कितना है हम देखते हैं, सलाइवा का कितना है। अगर हेल्दी है यूरिन 6 पीएच के ऊपर है तो 7 यूरिन हेल्दी है। ब्लड का पीएच 7.3 के ऊपर है तो ब्लड हेल्दी है। और लार का पीएच अगर 6 के ऊपर है तो हमारी लार भी हेल्दी मानी जाएगी। तो पीएच ऑफ सलाइवा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, छोटा बच्चा है ना, जो बिल्कुल अभी अभी जो है आया है, जो अभी डिलीवरी हुई है, उसकी लार का पीएच 7.4 होता है। लीजिए जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो दूध के अलावा बाकी चीजें खाने लगता है, तो उसका लार का पीएच 1 पॉइंट गिर जाता है, वो 6 हो जाता है, मतलब 10 गुना उसका पीएच कम हो जाता है। 7.4 से 6 हो जाना मतलब 10 गुना पीएच कम हो जाना। सो पीएच, एक लार का पीएच कितना होता है, जो भी 30 साल के ऊपर का जो आदमी है उसकी लार का पीएच और खराब हो जाता है, वो 5.5 हो जाता है। मतलब जो वो जन्म लिया था तब 7.4 था, जब उसी माँ के दूध पे जिंदा था, सिंगल फूड पे, लेकिन अब उसके लार का पीएच 5.5, मतलब 100 गुना उसका पीएच खराब हो चुका है। 30 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, 30 साल की उम्र तक पीएच 100 गुना खराब हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो लिक्विड है, द्रव्य है, उसका पीएच चेंज नहीं होता। ब्लड इसको मेंटेन करता है। ब्लड अपना भी पीएच मेंटेन करता है और इसका भी पीएच मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, आपकी हड्डियों से, सेल्स में से वो कैल्शियम लेता है। हड्डियों से बाद में पहले आपके ब्लड सेल्स से जो है वो पूरा जो है उसका कैल्शियम लिया जाता है। इसलिए फिर मुंह में छाले होते हैं, ओंठ फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, सोराइसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, सब कुछ होता है। सो ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता। ब्लड का पीएच कम होने पर ब्लड हड्डियों से कैल्शियम खींचेगा, वो बॉडी से एल्कलिनिटी ड्रॉ करता है।
है ना। मतलब आप ये मत सोचना कि आप भजिए खा रहे, पोहा खा रहे, आप चाय पी रहे, बार बार दूध की कॉफी पी रहे, दूध की चाय पी रहे, तो ब्लड जो है वो खराब नहीं हो रहा। प्रतिपल आपकी एक एक हरकत आपकी मुंह की लार को डैमेज करती है। इसलिए जितनी बार आप मुंह झूठा करते हैं उतनी बार इंसान वीक होता चला जाता है ना। तो कल वेट लॉस में आया था कि 3 बार ही मुंह झूठा करिए, 3 बार पानी पीने के लिए और 3 बार भोजन करने के लिए, ये पर्याप्त है एक गृहस्थ के लिए। ब्लड का पीएच कम होगा तो क्या हो जाएगा, इंसान का डेथ हो जाएगा। आपको पता है ना, प्राण जो होते हैं वो अल्कलाइन बॉडी में ही जो है रहते हैं। जैसी बॉडी 100% एसिडिक होती है, इंसान के जो प्राण है ना, जो 5 प्रकार की वायु बताई गई, उसमें जो प्राण वायु बताई गई है, जो हमारे हार्ट वाले पोर्शन में होती है, लंग्स, हार्ट, फेफड़े, ये वायु जो है निकल जाती है, फिर जो परमानेंटली निकल जाती है जब हम हाईली एसिडिक हो जाते हैं। जब 100% एसिडिक हो जाते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। सो एसिडिटी के लंबे समय बने रहने से जॉइंट्स, हड्डियां, ये सब कमजोर होना, वीकनेस आना, शरीर में कैल्शियम की मात्रा की कमी हमेशा बनी रहती है। अगर मैं आयोनाइज पानी पीता हूं तो मुझे 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आयोनाइज पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है। या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि जब मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो क्या होता है, तो आयोनाइज पानी जब ये बनता है तब इसमें से इसका एसिडिक नेचर निकाल दिया जाता है। वो कैसे निकलता है, तो पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है जो साधारण पानी में मौजूद होती है, जो किसी जुगाड़ से नहीं निकलेगी दोस्त। टेक्नोलॉजी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसीलिए उसका पानी का पीएच बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में होती है, हम देखते हैं स्प्राइट में, सोडा में, बियर में होती है, तो उसका पीएच हम देखते हैं कि 4, 5, 2 इस प्रकार से होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड आयनाइजेशन से निकाल दी जाती है तो पानी का पीएच बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो शरीर में नुकसान होना बंद हो जाता है। इसमें लोहा भी डाल दो तो जंग नहीं लगता। ऐसे शरीर में भी जो नुकसान की प्रक्रिया है उस पर रोकथाम हो जाती है, रोक लग जाती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है कि अब मैं बोलूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड पानी से निकाल दूंगा, तो मैं कैसे निकाल दूंगा? मैं ककड़ी डाल दूंगा, टमाटर डाल दूंगा, उससे नहीं निकलेगी। मैं पानी में चूना डाल दूंगा, मैं पेंटाप्रोपोजोल डाल दूंगा, मैं तांबे का पलटा पटिया डाल दूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। ना तो हाइड्रोजन गैस पैदा होगी और न ही कार्बन डाइऑक्साइड पानी से निकलेगी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ टेक्नोलॉजी से सब हो रहा है। जैसा प्रकृति खुद आयनाइजेशन करती है, जब बादल गरजते हैं, कड़कते हैं और जो है वो बिजली पानी में गिरती है तो पानी का विघटन हो जाता है। और जो है ये अच्छा पानी जब झाड़ों को, पेड़ पौधों को मिलता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पत्तियां प्रतिपल जो है पानी के 2 टुकड़े करके पानी को पीती हैं, जो एसिडिक पानी है उसको निकाल देती हैं और अल्कलाइन पानी को पूरे झाड़ को देती हैं। तो जड़ों से जो पानी खींचती हैं जड़, वो पत्तियों को जब देती हैं तो पत्तियां ऐसा नहीं पूरा पानी एब्जॉर्ब कर जाती। पानी पत्तियां जो है OH नेगेटिव का पानी पीती हैं, H पॉजिटिव का पानी वो हटा देती। तो पत्तियां जो है वो नेचुरल आयनाइजर हैं जो भगवान ने बनाए, इसलिए पेड़ सालों साल जीते हैं। हम देख रहे हैं, हमारे पिताजी हैं वो देख रहे हैं, हमारी मम्मी, हमारी नानी, पेड़ अभी भी जिंदा है ना। तो ना नानी जिंदा है, ना दादी जिंदा है, ना मम्मी जिंदा है, ना उनके परिवार जिंदा है, लेकिन वो पेड़ अभी तक जिंदा है क्योंकि उसके पास आयोनाइजर है। 100, 100, 200 साल पेड़ को कुछ नहीं होता है ना। दीमक लगने के बाद भी पेड़ फिर खड़ा हो जाता है अगर पत्तियां उसके पास है। तो कहने का मतलब है, जब तक पेड़ को कोई भयंकर रोग नहीं होता तब तक पेड़ नहीं मरता है दोस्तों। 200, 200, 3 गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे जो है उनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, वो पेड़ आज भी जिंदा है। तो क्यों जिंदा है? क्योंकि उस पेड़ के पास पत्ती के रूप में आयनाइजर जिंदा है। तो अगर मैं मेरा आयुष्य बढ़ा सकता हूँ क्या, मैं मेरी उम्र को लंबा कर सकता हूँ कि अगर मैं आयोनाइज पानी पीता हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरे ऑर्गन्स जो है उनका मालिश होता है, उसमें से कचरा निकलता है, वो ब्रीथ ढंग से कर पाते हैं, उनको कैल्शियम आयनिक फॉर्म में मिल जाता है। और जो है उनको जब ऐसा पानी मिलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त पानी है ना। ये जो कंपनी की जो किताब आती है उसमें भी लिखा हुआ है कि पानी का रंग नीला कैसे हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि ये आयनाइजेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ग्रे पाइप से निकल जाती है, इस कारण से पानी का रंग नीला हो जाता है, वो उसका पीएच बढ़ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी से संभव हुआ। मैं बोलूँ मैं जुगाड़ करके कर लूंगा, मैं 7 मटके रखूंगा, हर मटके में अलग अलग पत्थर रखूंगा, ऊपर पानी डालूंगा, नीचे पानी अल्कलाइन आ जाएगा, वो जुगाड़ है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली है। उस पानी में लोहा डाल दोगे तुरंत अगले दिन जंग लग जाएगा, चाहे वो कितने ही मटकों से उतारा गया हो। तो यहाँ टेक्नोलॉजी हमेशा सरल होती है। हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान को जिताती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंसेस, एल्कलाइन क्षारी चीजों का अवशोषण जो है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग देम। मतलब वो अवशोषित होना चाहिए, है ना। चूने का पानी अगर आप रोज पीने लग जाएंगे तो लकवा हो जाएगा, उतना चूना बॉडी को एब्जॉर्ब भी करते आना चाहिए। तो यहाँ फिर टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि जितना चूना जरूरी है उतना आपको सूक्ष्म रूप में पानी में दिया जा रहा है। जो आयनाइज पानी है उसमें आयोनिक कैल्शियम होता है,
मतलब ऐसा कैल्शियम जिसमें प्राण है। आयंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर मैं आयनाइज पानी पी रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पानी पी रहा हूं, इसीलिए उस पानी में करंट होता है, -300 400 उसका वोल्टेज होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें कैल्शियम भी जो है वो जिंदा होता है। तो अगर मैं चूना खाऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो चूना अगर अवशोषित नहीं हुआ तो पैरालिसिस भी हो जाएगा। आप चूना मुंह में रखो, पूरा जबान फट जाता है, ओंठ फट जाते हैं। तो कितनी मात्रा में खा सकते हैं? माचिस की तीली उस बराबर मात्रा में आप चूना खा सकते हैं। लेकिन आयोनाइज पानी आप चाहे जितना पी सकते हैं, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर, जितनी बॉडी की क्षमता है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी सरल है, हमें जिताती है ना। तो पीएच वैल्यू ठीक करनी है तो एसिडिटी से छुट्टी पानी है, तो एसिड तो बनेगा, क्योंकि स्टमक में एसिड है, डॉक्टर कह रहे हैं भाई, तो एसिड तो बनेगा। लेकिन एसिड बनेगा तो लीवर को काम दिया गया है बाइल बनाने का। अगर पेट एसिड बनाता है तो लीवर बाइल बनाता है जो अल्कलाइन होता है। इसीलिए जो है आपका जो चर्बी है वो आपकी छोटी आंत में जाके पचती है ना। तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। पेट में एसिड है तो वहां ओनली जो है 100 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। पेट से नीचे जो आंत है आपकी, जिसको हम जेजुनम बोलते हैं, उसमें 1000 प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद हैं। उसके बाद जो ड्यूडेनम है, उसमें जो है 1 लाख प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद हैं। और आपकी बड़ी आंत है जो अल्कलाइन है, उसमें करोड़ों प्रकार के जो है करोड़ों बैक्टीरिया उसमें मौजूद है। तो जहां एसिड है वहां कम बैक्टीरिया है, और जहां पर अल्कलाइन है वहां पर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद है। इसलिए जब हम 11.5 पीएच के पानी का एनीमा लेते हैं तो जितना भी कचरा वहां जमा है वो सारा का सारा साफ हो जाता है। 2.5 का एनीमा नहीं लिया जाता, 11.5 का एनीमा दिया जाता है। जब भयंकर रोग हो जाते हैं, जब चर्म रोग हो जाते हैं, सोराइसिस हो जाए, खुजली हो जाए, जो है चेहरे पे ददोड़े आ रहे, चकत्ते आ रहे, तो 11.5 पीएच के पानी का एनीमा, मतलब गुदामार्ग से 11.5 का पानी प्रवाहित करना 1 लीटर, और उसके बाद उसको थोड़ा होल्ड करना और फिर उस पानी को डिस्चार्ज कर देना, उसको बोलते हैं एनीमा लेना। वो कैंसर में भी दिया जाता है, 10-10 12-12 बार दिन में दिया जाता है, क्योंकि बड़ी आंत में ही सारे हार्मोन्स का रिसाव होता है। तो बड़ी आंत अगर खराब हो गई, उसमें अगर मल जम गया, वो निकल नहीं रहा, सीमेंट की तरह हो गया, तो जब तक वो मल निकलेगा नहीं, रोग आपका जो है नाबूद नहीं होगा। तो यहां पर फिर टेक्नोलॉजी का रोल आता है कि अगर मैं नॉर्मल पानी से एनीमा लेता हूँ 6 पीएच के पानी से, तो मेरी आंतें भी जो है वो एसिडिक हो जाएंगी। और अगर मैं अल्कलाइन पानी से एनीमा लेता हूँ, जो उनको चाहिए, जो वहां के गुड बैक्टीरिया को चाहिए, तो मेरा पूरा आंत एक छोटे बच्चे की आंत की समान हो जाता है। तो 11.5 पीएच का एनीमा इंसान के जीवन को बचाने का काम करता है। कैंसर में तो हम वही देते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, लो इम्यूनिटी, थकान, फूड एब्जॉर्प्शन और इसमें होने वाले जो है आपके समस्याएं, शरीर को मिलने वाला सबसे अल्कलाइन मिनरल क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो हमें आयनिक कैल्शियम जब मिलता है तो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होता है, बोन डेंसिटी हमारी बढ़ती चली जाती है। सो कहने का मतलब है कि अल्कलाइन होना कितना आवश्यक है, हम इन स्लाइड्स के माध्यम से देख रहे हैं। तो ब्लड का पीएच कम होने पर ब्लड हड्डियों से कैल्शियम ड्रॉ करेगा, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ब्लड हड्डियां आपकी जर्जर हो जाएंगी, जैसे आपकी जो किस्नी होती है जिसपे ग्रेटर, जिसपे आप गाजर वाजर कीसते हैं, ऐसे छेद 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 हड्डियों में हो जाएंगे। चेहरे में खड्डे 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 पड़ जाएंगे अगर आपका बॉडी जो है एसिड की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। सो एसिडिटी के अत्यधिक बढ़ जाने पर पेट में छाले होंगे, घाव होंगे, अल्सर होंगे। क्या खाया है हमने? बहुत सारे मसाले, कोल्ड ड्रिंक्स, भजिए, कचौरी, समोसे, है ना, ये जो चीजें हैं, और ऑयल, बहुत सारा ऑयल, ये जो है हमारे आंतों को खराब कर देगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, आपके लिए जो जरूरी है, जो मल को बाहर निकालने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी है, उनकी कमी हो जाएगी तो जो भी आपने खाया है वो बाहर ही नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर बड़ी आंत में सड़ता रहेगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा जब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें बॉडी से जो है मात्रा कम हो जाएंगी। चक्कर आना, घबराहट होना, ये सारा कुछ होगा अगर मेरी बॉडी से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये कम हो गया तो। ये सारी चीजें होने वाली है। ये ब्लड का केमिकल फॉर्मूला है C34H32O4N4ClFe। ये जो है ब्लड का केमिकल फॉर्मूला है। अगर रक्त को अगर परिभाषित किया जाए केमिस्ट्री में, तो ये ब्लड का केमिकल फॉर्मूला है। तो ब्लड को क्या चाहिए? ब्लड को आप देख सकते हैं कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सारी चीजों से आपका जो है रक्त बना है, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो यहीं पर हम ये सारी चीजें तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कैंगन पे, तो अभी भी सारी बात हो गई है। सो इस टॉपिक को हम यहीं पर जो है क्लोज करते हैं।
और ऑलरेडी जो है 46 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर। ओके।